जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं वेल्डर गुरु आईटीआई। तो स्टूडेंट्स, आज मुझे फिर एक अपना 2022 का पेपर मिला है, तो मैंने कहा यार अभी पेपर चल रहे हैं तो फटाफट मैं पेपर को अपलोड कर दूं। अभी हम यहाँ पे जाता बातें बिल्कुल नहीं करेंगे और यहाँ पे अभी हम अपने पेपर को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपसे अवश्य कहूँगा कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आप प्रश्नों को पढ़ें, है ना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, वो समझें उसको कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद आंसर दें। क्योंकि ये जो इन पेपरों में अपनी जो हिंदी थोड़ा क्लिष्ट है ना। तो हिंदी क्लिष्ट है तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर का नाम ही क्या है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पेपर को देखें, समझें, उसके बाद इसके आंसर दें। ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल क्या फटाफट अपना पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहला, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट्स इनटू द हैंडल फॉर टाइटली। यानी कि जो अपना हैमर है, हैमर को हमको बिल्कुल टाइट फिट करना है, नहीं तो यदि वो हिलेगा तो हम नहीं अपना कील वगैरह ठोक नहीं पाएंगे। तो उसको टाइट फिट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल सा आपने को यहाँ समझना है। अब यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, हथौड़े का कौन सा भाग हैंडल में फिट किया जाता है। अरे हथौड़े का कौन सा भाग फिट किया जाता है, वो तो वही है ना। तो कन्फ्यूज हो गए अपन कि यार कौन सा भाग फिट किया जाता है, अपन समझ ही नहीं पाएंगे। वो पूछ क्या रहा है वो कि हथौड़े को टाइटली फिट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं। यहीं पे देखो दो प्रकार का है ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, हिंदी में पढ़ो, नहीं समझ पे आ रहा है इसको इंग्लिश में पढ़ो और फिर समझो अपना। और वैसे तो ये प्रश्न जो है पहले भी कई बार पुराने प्रश्न पत्रों में आ चुका है, आपने देखा है तो, है ना। तो आज का हमारा जो ये सेट है 12वां प्रश्न पत्र है अपना, तो उसको आप ध्यान से देखें। तो इसका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेज, दूसरा बोल रहा है फैन, तीसरा बोल रहा है पेन, और चौथा बोल रहा है चीक अपना। तो यहाँ पे सही आंसर वेज। वेज मतलब एक चैपी होती है जो अपन कहाँ पे लगाते हैं, ये नहीं जो अपना आई होल है, आई होल में लगाते हैं अपन। कहाँ पे लगाते हैं, आई होल में लगाते हैं ना। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे अपन देखो दिख रहा है चैपी, यहाँ पे चैपी लगाती है, इसको वेज बोलते हैं ना। बीच में खड़ी सी लाइन दिख रही है, ये है अपनी वेज। तो आप समझोगे तो सही आंसर दे पाओगे, है ना। आप समझ गए होगे वेज क्या होता है। ठीक है। अभी प्रश्न नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड इन जीएमए वेल्डिंग। जीएमए वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं, है ना। अब ग्रूव वेल्ड क्या होते हैं, है ना। तो इसमें भी दो प्रकार के होगा अपना, प्लेट वेल्ड और पाइप वेल्ड अपने। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, है ना। अब जीएमए डब्ल्यू में ग्रूव वेल्ड, ग्रूव मतलब अपन नहीं वी शेप में जो ग्रूव बनाते हैं वो फिर वेल्डिंग करते हैं। ये तो आप समझ गया होगा ना, ये ग्रूव होता अपना। अब यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट वेल्ड, दूसरा कॉर्नर वेल्ड, तीसरा टी वेल्ड, और चौथा है अपना बट वेल्ड। तो अपन मैक्सिमम काय में ये बट वेल्ड में ग्रूव बनाते हैं, है ना, बट वेल्ड में ही बनाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा अपना इसका, बट वेल्ड। ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। पहला है केमिकल हीटिंग, रासायनिक ताप, दूसरा थ्रेड हीटिंग, तीसरा इलेक्ट्रिकल हीटिंग, और चौथा मैकेनिकल हीटिंग। तो सबसे पहले हमको फ्रिक्शन वेल्डिंग समझना है। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है, इसमें दो गोल छड़े हैं ना, आमने सामने हम रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक को तो अपन फिक्स कर देते हैं, है ना, एक को फिक्स जॉ में पकड़ लेते हैं, और एक को अपन घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, है ना, बहुत तेजी से घुमाते हैं। तो इसमें क्या है कि सब धातुओं का आरपीएम अलग अलग होता है, सब छड़ों का आरपीएम अलग अलग होता है। तो उसको इतना घुमाते हैं अपन कि वो क्या होती है, हीट हो जाती है, और हीट होकर प्लास्टिक की स्थिति में आ जाती है। प्लास्टिक मतलब बिल्कुल लोहा लाल होकर बिल्कुल नहीं है, नरम हो जाता है। और जैसी वो प्लास्टिक की स्थिति में आती है तो हम क्या करते हैं, इसका फिर मूवमेंट जो है घुमाना रोक के इसको प्रेशर से दबाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे अपना जोड़ बन जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, है ना। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका स्रोत क्या है, यहाँ को इसको इसको हीट कहाँ से मिल रही है, इसको इसमें पावर कहाँ से आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे नहीं, पहला रासायनिक ताप, थ्रेड हीटिंग, विद्युत ताप, तो यहाँ पे इसका सही है यांत्रिक ताप। हम दो यंत्रों को आपस में फ्रिक्शन करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो सही आंसर है अपना मैकेनिकल हीटिंग या फिर अपना यांत्रिक ताप। ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ माइल्ड स्टील पाइप्स आर देयर। माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं, है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि माइल्ड स्टील पाइप के अपने कितने समूह होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स।
तो माइल्ड डिस्टिलेट पाइप के अपने दो ही ग्रुप है, मतलब इनको दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। पहला अपना अपन बोलते हैं सीमलेस पाइप बनाते हैं। अपन क्या बनाते हैं, सीमलेस मतलब वे पाइप जिनको अपन ढाल के बनाते हैं, ढलैया प्रोसेस से बनाते हैं, इनमें कोई जोड़ नहीं होते हैं, बिना जोड़ के पाइप, उससे अपन बोलते हैं सीमलेस। और दूसरा है अपन रेजिस्टेंस वेल्डिंग के माध्यम से पाइपों को जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप अपना तो कितने हो गए, दो हो गए अपना, सीमलेस और रजिस्टर्ड वेल्डेड पाइप। इस प्रकार से कितने समूह हो गए अपने, दो समूह हो गए। सही आंसर क्या है इसका अपना, दो समूह, ठीक है। अभी है अपना प्रश्न नंबर 5। अब ये क्या बोल रहा है भाई, रूट गैप का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूट गैप, है ना। टू अवॉइड अंडरकट से बचने के लिए, टू इंक्रीज पेनिट्रेशन पैट बढ़ाने के लिए, और तीसरा बोल रहा है टू अवॉइड पोरोसिटी पोरसता से बचने के लिए, और चौथा क्या बोल रहा है टू अवॉइड क्रैकिंग टूटने से बचने के लिए। तो रूट गैप है ना, तो अपन बट जॉइंट में आपने देखा होगा, वी बट जॉइंट में अपन रूट गैप रखते हैं, है ना। यदि हम रूट गैप नहीं देंगे तो हमारा वहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो हमको पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट गैप देना पड़ता है, ठीक है अपना। तो रूट गैप का उद्देश्य क्या हो गया अपना, पैट बढ़ाने के लिए, है ना, पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 1 क्या दिया है, अंडरकट से बचने के लिए, पैट बढ़ाने के लिए, पोरसता से बचने के लिए, टूटने से बचने के लिए। तो हम यहीं पर समझ गया रूट गैप का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल याद कर लो, आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछ लेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको समझ पे आना चाहिए रूट गैप है क्या चीज़ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो अपना, कुछ समझ पे आ गया है कि रूट गैप क्या है, वो क्यों दिया जाता है, और रूट गैप नहीं देंगे तो क्या होगा अपना, है ना। बिल्कुल आपको पेनिट्रेशन प्राप्त नहीं होगा यदि आप रूट गैप नहीं देंगे तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना, पैट बढ़ाने के लिए। वो तो यहाँ पे आंसर हरा हरा आपको दिख ही रहा है, लेकिन आपको समझ पे भी तो आना चाहिए, ठीक है। समझ के आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा भाई, ये व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द GMA डब्ल्यू में यहाँ पे एक पार्ट आपको दिख रहा है एक्स का नाम क्या है। तो हमको यहाँ पे सभी के नाम मालूम होना चाहिए, है ना। एक्स का नाम तो ठीक है अपना, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है अपना क्या है, ये अपना बेस मेटल है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये गैस शील्ड है अपना, क्या है यहाँ पे गैस शील्डिंग, आर्गन हीलियम से अपन करते हैं तो उसको अपन गैस शील्डिंग बोल सकते हैं। और ये जो अपना क्या है, ये टॉर्च है, कौन सी टॉर्च है, मिग वेल्डिंग टॉर्च है। और बीच में जो अपना क्या है, ये इलेक्ट्रोड है अपना, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा जो एक्स भाग बोल रहा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नोजल बोल सकते हैं, क्या ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, नोजल बोलेंगे, है ना। अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है CO2 गैस, दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रोड वायर, तीसरा बोल रहा है नोजल, और चौथा बोल रहा है अपना कॉन्टैक्ट टिप। क्या बोल रहा है ये अपना, है ना, कॉन्टैक्ट टिप बोल रहा है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, नोजल। मैंने भी समझाया ना आपको, ये नोजल है अपना। तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना कि पूछ क्या रहा है, बिल्कुल इसका एरो देखो, एरो कहाँ पे हिट कर रहा है, और फिर 4 ऑप्शन देखो, तो आपको समझ पे आ जाएगा। गलती नहीं करना, आराम से पेपर देना है। जैसे कि अभी मैं आपको आराम से सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं चाहता तो बोलता पहले का है, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, चौथा खत्म कर देता अपना, लेकिन नहीं, है ना, समझना है। प्रश्न नंबर 7 अब क्या बोल रहा है भाई, ये प्रश्न नंबर 7 अपने को, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटलनेस इन ए चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है ना। बोल रहा चीजल में भंगुरता, ठीक है। अब चीजल में भंगुरता को दूर अपन कौन से ऊष्मा उपचार से करते हैं, तो पहला है नॉर्मलाइजिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है एनेलिंग, और चौथा है अपना हार्डरिंग। तो अपन क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए ऊष्मा उपचार का चैप्टर पढ़ना है, और अभी आप ये पेपर सॉल्व करने के बाद जो अपनी बुक निकालो, ठीक है, और अपना ऊष्मा उपचार का चैप्टर पढ़ो, है ना। तो इनमें थोड़े डिफरेंस है, नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती, टेम्परिंग क्यों की जाती, एनेलिंग क्यों की जाती, हार्डनिंग क्यों की जाती है ना। अभी मैं समझाने बैठ जाऊंगा तो आपका पेपर यहीं खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं करना है। अब यहाँ पे टेम्परिंग की जाती है, अभी आप टेम्परिंग जाके पढ़ा लें अपना, ठीक है। अभी चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है, क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रोस्लैग। अभी आपने यदि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग देखी होगी, इलेक्ट्रोस्लैग मशीन आपने देखी है, तो इसमें क्या कर, 2 मोटी प्लेटों को वर्टिकल स्थिति में क्या होता है,
दो मोटी प्लेटों को वर्टिकल स्थिति में आपस में जोड़ने के लिए अपन कौन सी वेल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो दो मोटी प्लेटों को वर्टिकल स्थिति में मतलब खड़ी स्थिति में जोड़ने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्टिकल स्थिति में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग जो होती है अपनी काय में होती है, वर्टिकल में होती है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए अपना क्या बोल रहा है, ओवरहेड। क्या बोल रहा है ये, ओवरहेड। ऑप्शन बी है यहाँ पे देख रहे हैं वर्टिकल, ऑप्शन सी है हॉरिजेंटल, और ऑप्शन डी अपना क्या है, डाउन हेड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना, ये वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल स्थिति में अपन जो है वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि पैदा करती है ना। तो भी अपन भारत स्किल के पेपर में भी देखे अपन ने, यही प्रश्न अपने बार बार आ रहे हैं, और जो पुराने अपने जो सेट अपन ने डाले उस पर भी यह प्रश्न बार बार आ रहा है। तो अपन लोग यहाँ पे कड़क ध्वनि है ना, जो कड़क ध्वनि होती है, आपने वेल्डिंग करा होगा वर्कशॉप में, तो कड़क ध्वनि अपनी कौन सी आर्क लेंथ में पैदा होती है ये समझना है अपने को। तो पहला बोल रहा है बहुत लंबी आर्क की लंबाई, है ना। दूसरा बोल रहा है नॉर्मल आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई। तीसरा बोल रहा है शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई। और चौथे में क्या बोल रहा है, लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई। तो जो कड़क ध्वनि पैदा होती है ये काय में होती है अपनी, ये शॉर्ट आर्क लेंथ में पैदा होती है। यदि आपने वेल्डिंग करा हो तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, है ना। और यदि गुनगुनाती ध्वनि बोलेगा तो गुनगुनाती में काय में आता है, वो लॉन्ग आर्क में आता है। मगर यहाँ पे कड़क ध्वनि बोल रहा था, कड़क ध्वनि कहाँ पे आ गई अपना, लघु आर्क की लंबाई में। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आ गया अपना। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजिशन यूज इन एसएडब्ल्यू। अब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है ना, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आपने देखा होगा, जहां पे आर्क अपनी डूबी हुई रहती है फ्लक्स के अंदर, है ना। तो एसएडब्ल्यू में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो फ्लक्स है अपना, वो अपन हॉपर के माध्यम से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, है ना। अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि एसएडब्ल्यू में जो अपना फ्लक्स है वो कैसा होता है। तो वो क्या होता है, कैसा होता है, दानेदार होता है अपना, है ना। दानेदार होता है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलर फ्लक्स। क्या बोलते हैं, जैसे अपना यूरिया होता है ना, यूरिया से आपने देखा होगा बारीक बारीक दाने होते हैं, इस तरीके से वो दानेदार होता है। और होपर क्या होता है, सब चक्की कहेंगे अपना आटा पिसाने, तो जिसमें अपन वो फ्लक्स को भरते हैं, वहां से फ्लक्स हमारा कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो रही होती है, होपर से आता है, उसको होपर बोलते हैं, है ना। तो अब वहां पे वेल्डिंग किस पोजीशन में होती है, तो वहां पे आपने देखा है तो बिल्कुल अब यहाँ पे देख के आंसर दीजिए इसका। पहला बोल रहा है फ्लैट एंड हॉरिजेंटल, दूसरा बोल रहा है ओवरहेड, तीसरा बोल रहा है इंक्लाइन, चौथा बोल रहा है वर्टिकल। तो यहाँ पे फ्लक्स अपन अलग से डाल रहे हैं, और इन पोजीशन में अपन डालेंगे तो फ्लक्स वहां पे अपन रुकेगा ही नहीं अपना। तो काय में हो सकती है, दिमाग लगाओ अपना, है ना। तो ये होती है अपना फ्लैट एंड हॉरिजेंटल, है ना। फ्लैट पोजीशन में होती है, जहां पे अपनी आर्क जो है क्या होती है, डूबी हुई रहती है काय के अंदर, दानेदार फ्लक्स के अंदर, दानेदार फ्लक्स, समझ गया ना, या ग्रेनुलर फ्लक्स। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब देखो है ना, प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है अपना ये, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजिशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या होता है ना। ऊर्ध्वाधर, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझ पे आया मेरे ऊर्ध्वाधर भाई, है ना, क्लिष्ट हिंदी आ गई तो मैं यहाँ पे फट से चला गया कहाँ पे अपना, मैंने पढ़ लिया वर्टिकल पोजीशन। क्या पढ़ लिया, वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल अप, वर्टिकल डाउन, वो अपन हिसाब से करते हैं। तो वर्टिकल मतलब सामने हम खड़ी वेल्डिंग करेंगे, खड़ी स्थिति में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका कोण कितना रहता है। तो पहला है 70 डिग्री से 80 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री से 70 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री से 100 डिग्री, और चौथा अपना क्या बोल रहा है, ये 80 डिग्री से 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितना रहता है इसका अपना, 80 डिग्री से 90 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, 80 डिग्री से ये अपना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 अपना क्या बोल रहा है भाई, व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड ऑन प्रिपेयर्ड होल्स ऑफ ओवरलैप जॉइंट्स। ओवरलैप जॉइंट के तैयार होल पर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है। अब ओवरलैप क्या होता है भाई, है ना। ओवरलैप जॉइंट, पहला है टैक वेल्ड, दूसरा है फिलेट वेल्ड, और तीसरा है बैकिंग वेल्ड, ठीक है। तो ओवरलैप जॉइंट के तैयार होल पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्लग और स्लॉट वेल्ड का प्रयोग करते हैं अपना। तो क्या आएगा इसका यहाँ पे अपना, प्लग और स्लॉट वेल्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखो अपना, इनके सिंबल भी देख लेंगे, प्लग और स्लॉट वेल्ड के इनके सिंबल भी आते हैं।
तो एक बार इनको आप बुक पे अच्छे से देख लेना, और यहाँ भी आप देख लो और समझ जाओ कि भाई प्लग और स्लॉट वेल्ड अपना होता क्या है, कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है भाई, है ना। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन द फिलेट वेल शो। तो सीबीटी एग्जाम में इस प्रकार के चित्र आ रहे हैं और इनमें एक्स भाग का नाम बताइए, एक्स भाग का नाम बताइए। तो आप इनको कम से कम जितने भी चित्र अपने जो भी 11 प्रश्न पत्र इसके पिछले डले हैं और प्लस जो इसमें डले हैं, इन सभी के चित्र आप देख लेना। भारत स्किल में जो भी चित्र है उनको देख लेना, कि सीबीटी एग्जाम में कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो इस प्रकार के अपने आ ही रहे हैं चित्र वाले, कि एक्स भाग का नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे एक्स भाग का नाम पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने को एक टी जॉइंट दिया है ना, टी जॉइंट दिया अपना, टी जॉइंट में क्या दिया, टॉर्च दिया है, ये मिग वेल्डिंग टॉर्च दिया अपना, है ना, ये नोजल दिख रहा है, ये बीच में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब टी जॉइंट में वेल्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है ये? अब इसने यहाँ पे दो यहाँ पे रेखाएं खींच दी और रेखा में जो अपने डायमेंशन लाइन बना दी। अब उसको बोल रहा भाई एक्स भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो अभी एक्स भाग का नाम है, तो ये क्या दिखा रहा है अपने को, ये है ना, ये जो लाइन्स अपने को क्या दिखा रही है, तो ये दिखा रही है अपने को ट्रेवल की दिशा। क्या दिखा रही है अपने को ये, है ना, ट्रेवल की दिशा दिखा रही है। देखो एरो दिखा रहा है ना, इस दिशा में अपन जा रहे हैं, कहाँ से, इस दिशा से वेल्ड करते हुए इस दिशा में जा रहे हैं। तो ये हमको क्या शो कर रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रही है हमको ट्रेवल की दिशा। ठीक है, समझ पे आ गया होगा। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं, है ना। ये दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है ना, हिंदी में दे दिया है इसने। और अब यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला क्या बोल रहा है, ये टी जॉइंट, है ना। तो टी जॉइंट तो वही अपना वो बेस मेटल, वो भी अपने को दिख ही रहा है यहाँ पे, बेस मेटल ये दिख रहा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, बेस मेटल भी दिख रहा है, वेल्ड मेटल भी दिख रहा है अपने को जो वेल्डिंग किया हुआ है। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ट्रेवल की दिशा, है ना। ये जो एक्स भाग, हमको एक्स पे ध्यान देना है, प्रश्न ही एक्स है, तो हम ध्यान कहाँ पे देंगे, एक्स पे। ठीक, तो सही आंसर क्या है यहाँ पे अपना, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल की दिशा। तो इनको मेरे ख्याल से समझ पे आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजिशन इन जीएमडब्ल्यू वेल्डिंग। जीएमए वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो वेल्डिंग पोजिशन तो यार सभी को पता होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे पर वेल्डिंग स्थिति, है ना। अब यहाँ पर ये जो नहीं पेपर छापने वाला, कम से कम हिंदी से लिखना, तो वेल्डिंग स्थिति लिख दो, अंग्रेजी को हिंदी में लिख दिया वेल्डिंग पोजिशन, है ना। कोई बात नहीं, समझ पे आ गया हमारे। तो 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार और 5 प्रकार, है ना। तो अब यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना, है ना, अपनी समतल स्थिति हो गई अपना, ठीक, ऊर्ध्वाधर स्थिति हो गई, क्षैतिज स्थिति हो गई, सिरोपरि स्थिति हो गई, या अपन इंग्लिश में बोले तो, है ना, फ्लैट पोजीशन हो गई, वर्टिकल पोजीशन हो गई, हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई, और फिर अपनी ओवरहेड पोजीशन हो गई। तो कितनी हो गई, 4 हो गई अपना। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे अपना, 4 टाइप्स। करेक्ट आंसर क्या आ गया अपना, 4 प्रकार की अपनी वेल्डिंग पोजीशन होती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इज वर्न व्हाइल चेकिंग द ओवरहेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओवरहेड सिर के ऊपर का, हम कोई काम करेंगे तो कोई भी चीज हमारे कहाँ गिर सकती है, हमारे सिर पे गिर सकती है ना। तो हमें किसको सेव करना है, हमारे सिर को सेव करना है। तब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एप्रॉन, दूसरा दिया है हैंड स्क्रीन, तीसरा दिया है हेलमेट, और चौथा दिया है हाथ के दस्ताने, हैंड ग्लोव्स। तो यहाँ पे अपन क्या पहनेंगे, हेलमेट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन हमको मैंने क्या बताया, हमेशा बोलता हूँ मैं, इस प्रश्न को पढ़ो और समझो, तो आप आराम से सही आंसर दे सकते हो। नहीं समझोगे, घबराओगे, जल्दबाजी करोगे, तो आपसे आंसर गलत भी हो सकते हैं। हमें गलती नहीं करना है और सही आंसर ही देना है। दिमाग ठंडा करो, प्रश्नों को पढ़ो, 1 बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, है ना। अब क्या बोल रहा है भाई प्रश्न नंबर 16, विच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, वेल्डिंग केबल, है ना। वेल्डिंग केबल आपने वर्कशॉप में देखी होगी, सबने वेल्डिंग करी होगी, तो उसके अंदर कौन सी धातु होती है भाई, अपना ब्रॉन्ज, कांसा होती है, ब्रास पीतल होती है, आयरन होती है, या फिर तांबा होती है। तो सबने देखे ही होगा, वहां पे क्या होती है अपना, तांबा होती है। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, तांबा, कॉपर। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ।
प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, विच प्रोसेस इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल। स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पहला है प्लाज्मा कटिंग, दूसरा है प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस, ठीक है, तीसरा बोल रहा है माइक्रो प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस, और चौथा क्या बोल रहा है, की होल प्लाज्मा प्रोसेस। स्टेनलेस स्टील धातु को काटने का ना, यहाँ पे वो क्या कर रहा है हमने, वो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, खाली प्लाज्मा कटिंग लिख दिया है ना, वो प्लाज्मा आर्क कटिंग लिख दिया है, तो यहाँ पे इसने कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपन इसके हिसाब से चलेंगे, किसके प्रश्न के हिसाब से, है ना। यदि हमको ये प्रश्न आता है तो आपने बिल्कुल जो यहाँ पे आंसर दिया है निमी है, भाई निमी का कहना मानो, है ना। प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस है, तो प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस इसका आंसर है। हमको प्लाज्मा कटिंग में आंसर नहीं देना है, तो क्या आंसर इसका अपना, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। ठीक। प्रश्न नंबर 18, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। आप वेल्डिंग करने वाले हो, है ना, तो रूट गैप आप कब करोगे अपना, पहले सेट करोगे, उसके बाद वेल्डिंग करोगे ना, तब तो आपको पेनिट्रेशन मिलेगा। वो रूट गैप सेट नहीं करोगे, पेनिट्रेशन नहीं मिलेगा ना भाई। तो अपन कब सेट करेंगे रूट गैप। ठीक है, समझ पे आ गया। तो पहला क्या बोल रहा है, फिनिशिंग वेल्डिंग स्टेज, वेल्डिंग चरण समाप्त करने के बाद, यानी वेल्डिंग खत्म करने के बाद सेट करेंगे, या बिफोर वेल्डिंग स्टेज, वेल्डिंग करने के पहले सेट करेंगे, वेल्डिंग चरण के पहले, आफ्टर वेल्डिंग स्टेज, वेल्डिंग चरण के बाद, ठीक है, या फिर वेल्डिंग चरण के दौरान, या वेल्डिंग करते करते आप रूट गैप सेट करेंगे, है ना। कैसा बिल्कुल क्लिष्ट भाषा में अपने को दिमाग पंचर कर रहा है ना, तो पंचर नहीं होने देना दिमाग को। सही आंसर क्या है अपना, बिफोर वेल्डिंग स्टेज, है ना। वेल्डिंग करने के पहले हम क्या करते हैं, रूट गैप को सेट करते हैं, तो वेल्डिंग चरण के पहले। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 19, व्हाट आर द गैसेस मिक्स्ड फॉर शील्डिंग इन FCW। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में शील्डिंग के लिए मिश्रित गैसें कौन सी होती है ना। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो ट्यूबुलर टाइप का होता है, इसके अंदर फ्लक्स भरा होता है, तो उसमें हम यदि, है ना, गैसों का यूज ना करें तो भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको अच्छी क्वालिटी पाने के लिए, हमको भी और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी शील्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सी गैस वो करते हैं ये पूछ रहा है। तो पहला है आर्गन और हीलियम, इसका मिश्रण है, या आर्गन और CO2 इसके मिश्रण को यूज करते हैं, या तीसरा है आर्गन एंड O2, और चौथा है हीलियम एंड CO2 इसका मिश्रण अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, आर्गन एंड CO2। क्या आंसर इसका, आर्गन एंड CO2। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। अब ये सिंपल है, मतलब हम देख के, दृश्य निरीक्षण क्या बोलते हैं इसको अपन, कि अपने वेल्डिंग करे तो हमने नहीं देख लिया कि भाई अपना वेल्डिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ अपना, इसमें क्रैक्स तो नहीं आए, हमारे जॉब में डिस्टॉर्शन तो नहीं आया है, ठीक है, या किसी प्रकार का दोष तो नहीं है अपना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे अपना, है ना, दृश्य टेस्ट बोलते हैं। तो उसका नाम पूछ रहा है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ा फोड़ी वाला, काटा पीटी वाला अपना, है ना। सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या आधा उसको अपन तोड़ के देखेंगे, और चौथा है NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और चौथा है नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों टेस्ट है। तो विजुअल इंस्पेक्शन, पहले हम इसको समझे ना, विजुअल इंस्पेक्शन हमने आँख से देख लिया है, तो उसमें हम कुछ तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं क्या, जॉब का नुकसान कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना अपना। तो जहां पे अपन जॉब का नुकसान नहीं करते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं, NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना यहाँ पे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। व्हाट इज द नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कौन सा है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, अभी देखो आप यहाँ से, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है अपनी, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, और कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो हमको हमेशा याद रखना है, हम टिग वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग में किसका यूज करते हैं, टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो यहाँ पे धातु नहीं लिखा है, खाली नॉर्मल लिख दिया कि भाई टंगस्टन वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो किसका होता है वो अपने टंगस्टन धातु। ठीक है, याद कर लेना। सही आंसर क्या इसका, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, विच वेल्डिंग प्रोसेस स्पॉट वेल्डिंग इज बिलोंगिंग। वेल्डिंग प्रक्रिया में स्पॉट वेल्डिंग किससे संबंधित है। तो स्पॉट वेल्डिंग है ना, तो पहला है जिग वेल्डिंग, दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग,
तीसरा आर्क वेल्डिंग और चौथा है गैस वेल्डिंग। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के भाग हैं। प्रतिरोध वेल्डिंग, ये अपने प्रतिरोध वेल्डिंग हुई। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस ए बल्ज एट वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट पर कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया एक उभार पैदा करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, उभार पैदा करती है ना, कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग। समझे प्रश्न को आपने, वेल्ड जॉइंट पर कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग एक उभार पैदा करती है। तो पहला है स्पॉट, दूसरा है फ्लैश बट, तीसरा सीम और चौथा प्रोजेक्शन। तो जो उभार पैदा करती है वो कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग अपनी, वो है फ्लैश बट। तो क्या होगा अपना फ्लैश बट। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। तो सभी ने अपने अपनी वर्कशॉप में गैस वेल्डिंग करी होगी, और गैस वेल्डिंग करी होगी तो है ना, सिलेंडर का जो वाल्व है, वाल्व को आपने खोला होगा। ठीक है, तो जो उस उपकरण को क्या बोलते हैं जिससे अपन सिलेंडर का वाल्व खोलते हैं। तो वाल्व के बीच में आपने देखा होगा एक स्पाइंडल लगा होता है। क्या लगा होता है ना, वाल्व के बीच में लगा होता है, उसको स्पाइंडल बोलते हैं। तो उसी के आधार पर उसका नाम अपना यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कटिंग प्लेयर, दूसरा है एडजस्टर स्पानर, तीसरा है स्पाइंडल की और चौथा है रेंच। तो स्पाइंडल के नाम पे ही क्या पड़ा, उसका नाम स्पाइंडल की। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, स्पाइंडल की। तो वाल्व का जो स्पाइंडल है अपन उसको कैसे बोलते हैं, स्पाइंडल की से बोलते हैं। ये इसका सही आंसर है। और नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या कर दोगे, यहाँ पे इसकी तरह आप भी गलत आंसर दे सकते हो। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज जनरली यूज्ड इन जीएमडब्ल्यू। जीएमडब्ल्यू में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है ना, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में है ना। अब वहां पे क्या बोल रहा है, फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक मतलब जो भी काम है वो अपने आप ही हो रहा है, फुली ऑटोमेटिक। फिर मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड मतलब नहीं, जो वहां पे जो कारीगर होता है वो काम करता है। ठीक है, ये आर्टिजन काम करता है, उसको बोलते हैं मैनुअल मेथड। जहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, आर्टिजन काम कर रहा है, तो वो मैनुअल मेथड होगी अपना। फिर सेमी ऑटोमेटिक, इसमें मतलब कुछ काम अपना आर्टिजन या जो कर्मचारी करता है और कुछ काम मशीन करती है, उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक वही होगी अपना जो अपने आप काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो जीएमडब्ल्यू मशीन है, यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर और मशीन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आंसर क्या आएगा इस पर अपना, सेमी ऑटोमेटिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। अब प्रश्न नंबर 26 क्या बोल रहा है भाई अपना यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन। अब यहाँ पे एक स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन दिया है, तो उसके यहाँ पे बहुत सारे भाग इसने दिया है। तो हमको इस मशीन के सभी भागों के नाम यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एक तरफ से आपको कोशिश करूंगा उसका नाम बताने की। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अपना को ये है ना, एयर सिलेंडर। ठीक है, अपना एयर सिलेंडर है अपना, या अपन हाइड्रोलिक सिलेंडर भी बोल सकते हैं। तो है ना, डिपेंड करता है कि अभी कौन सी वाली मशीन है, एयर सिलेंडर वाली की हाइड्रोलिक सिलेंडर वाली है। ठीक है, पर यहाँ पे दिख रहा है आपके रोका आर्म दिख रहा है, इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ये जॉब दिख रहा है, ये अपना फुट पेडल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा वो एक्स भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो एक्स भाग में जो यहाँ पे पिन लगी गोल गोल है ना, पिन दिख रही है अपने को, ये जिसको बोलते हैं अपना पाइवोट पिन, क्या बोलते हैं। तो अब इसका नाम पूछ रहा था, अपने को इसका नाम बताना है। अब ये परीक्षा में ये मशीन आएगी तो ये नहीं कि अपने रट ली पिवट पिन और वो एग्जाम में जाके आंसर दे दी, ऐसा नहीं करना है। अपने को देखना है कि यहाँ पे जो ये एरो कहाँ पे दिखा रहा है, यदि यहाँ पे दिखाता है ठीक है तो अपना इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ऊपर दिखाता है तो रोकर आर्म हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पे दिखाता है तो फुट पेडल हो गया। तो आपने देखना है कि वो किस भाग का नाम पूछ रहा है। तो है ना, आपकी बुक में जो ये मशीनें दी हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं, तो आप इनके अच्छे से स्टडी कर लें। और स्टडी करने के बाद ही आपने एक्स भाग का नाम बताना है, रट के नहीं जाना है। रट के जाओगे तो गलती कर दोगे। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं, क्या देखते हैं। पहला बोला इलेक्ट्रोड, दूसरा बोला एयर सिलेंडर, तीसरा बोला रोकर आर्म और चौथा क्या बोला अपना पिवट पॉइंट। ठीक है, तो सही आंसर क्या है अपना पिवट पॉइंट। ठीक है, ये दिख रहा है ये पिवट पॉइंट। अभी हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, व्हाट इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के प्रकार क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण वेल्डिंग है। ठीक है, वहां पे दो पाइपों को आमने सामने रख के क्या करते हैं अपन, घर्षण करके एक भाग को स्थिर रखते हैं, को बिल्कुल तेजी से घुमाते हैं। तो वहां पे क्या होता है अपना हीट पैदा होती है, और जैसे वो प्लास्टिक स्थिति में आते हैं तो प्रेशर देके उनको आपस में दबाव देके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ये लैप जॉइंट, दूसरा बोल रहा है कॉर्नर जॉइंट, तीसरा बोल रहा है टी जॉइंट और चौथा क्या बोल रहा है बट जॉइंट।
फ्रिक्शनल वेल्डिंग में जो अपना जॉइंट बनता है वो किस प्रकार का बनता है, वो बट जॉइंट है ना। तो सही आंसर क्या आ गया यार, बट जॉइंट। अभी चलते हैं हम प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड्स विद पिच 0.8 mm। 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या है। पहला है रफ, दूसरा है कोर्स, तीसरा है मीडियम और चौथा फाइन। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना, फाइन। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। हाउ ए पाइप इज स्पेसिफाइड। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है ना। एक पाइप को आप कैसे निर्दिष्ट करेंगे, कैसे स्पेसिफाइड करेंगे अपना। पहला है आउटर डाया ओनली, केवल बाहरी डायमीटर द्वारा। दूसरा है आउटर डाया इनटू इनर डाया इनटू लेंथ। ठीक है, तीसरा है केवल लंबाई के द्वारा, और चौथा है केवल डायमीटर के द्वारा। तो अपन पाइप का डाया को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, आउटर डाया है ना, उसका बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास और उसकी लंबाई। तो ये क्या है इसका अपने यहाँ पे सही आंसर। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डेड किया जा सकता है। तो हैवी सीट को किया जा सकता है, पाइप एंड राउंड रोड्स को किया जाता है, पाइप और गोल रॉड। तीसरा बोल रहा है थिक सीट, या फिर क्या बोल रहा है अपना ये फ्लैट्स एंड स्क्वायर रूफ। यहाँ पे अपना इसका सही आंसर क्या है अपना, गोल पाइप या गोल छड़ों को आपस में अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग में वेल्डिंग करते हैं। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर, तो प्रश्न नंबर 31 तो यहाँ भी एक मशीन दी थी इसने, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट। पहला बोला फ्लक्स ओपन, दूसरा बोल रहा वायर फीडर, तीसरा बोल रहा है ऑटो टॉर्च। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ऑटो टॉर्च। अभी चलेंगे प्रश्न नंबर 32 की तरफ। व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। तो आपने इलेक्ट्रोड कोडिंग पढ़ी होगी, जैसे एग्जाम्पल अभी हम 3.15 का जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। वेल्डिंग की स्थिति 1 का मतलब क्या होता है, ऑल पोजिशन इलेक्ट्रोड, आप सभी पोजिशन में इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है, वेल्डिंग स्थिति। अब जो चौथा होता है वो क्या दर्शाता है अपना, वो दर्शाता है अपना फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका अपना फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। कोडिंग यदि आपने अच्छे से पढ़ी तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। आप देखो फिर वो एक क्वेश्चन फिर से रिपीट मार रहा है अपना, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। टू लॉन्ग आर्क लेंथ, बहुत लंबी आर्क की लंबाई है ना, बहुत लंबी में तो आर्क बंद हो जाएगी अपनी। ठीक है, फिर है बी नॉर्मल आर्क की लंबाई, समान आर्क की लंबाई, और तीसरा बोल रहा है शॉर्ट आर्क की लंबाई। ठीक है, और चौथे में क्या बोल रहा है, लॉन्ग आर्क की लंबाई। तो अपन क्या है, गुनगुनाती ध्वनि कहाँ पे पैदा होती है, लॉन्ग आर्क में। कहाँ पे होती है, तो उसका आंसर आएगा लंबी आर्क की लंबाई, लॉन्ग आर्क। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 तक। विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहाँ पे बेयर वायर अपने को कंफ्यूज करता है। बेयर वायर मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोटिंग चढ़ी नहीं होती है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये रिवर्स पोलरिटी, दूसरा बोल रहा है AC ट्रांसफार्मर, तीसरा बोल रहा है स्टेट पोलरिटी, और चौथा बोल रहा है रेक्टिफायर से। तो यहाँ पे कौन सी पोलरिटी यूज करते हैं अपन, स्टेट पोलरिटी यूज करते हैं। कौन सी करते हैं, स्टेट यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 35 की तरह, व्हाट इज द फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन क्या है, फ्यूज डेप्थ, गहराई, एज ऑफ द जॉइंट, जोड़ों का किनारा, लेक ऑफ फ्यूजन की कमी। सही आंसर है सरफेस ऑफ द जॉइंट, संयोग की सतह है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरह। फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार की मेटल को सबसे अधिक जोड़ा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ मेटल आर मोस्टली जॉइंड इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना। डिसिमिलर मेटल, भिन्न, नॉन मेटल ग्रुप, नॉन मेटल समूह, सिमिलर मेटल, एक समान, फ्लैट टाइप, फ्लैट प्रकार की धातु। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, डिसिमिलर मेटल। प्रश्न नंबर 37 क्या बोल रहा है, कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त है। Which heat treatment process if material is softened and suitable for machining, है ना। तो कौन सा उसमें उपचार जो है पदार्थ को जो नरम करता है और मशीनिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। तो पहला क्या है, एनेलिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है केस हार्डनिंग, चौथा है नॉर्मलाइजिंग। कौन सा है अपना ये, एनेलिंग। एनेलिंग क्यों करते हैं अपन, है ना, पदार्थ को नरम और मशीनिंग को के लिए उपयुक्त बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 38, व्हाट procedure is followed to connect the cylinder to gas regulator in gas welding। गैस वेल्डिंग में
सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला है कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलना, जोड़ने के पहले वाल्व को खोलना है। और दूसरा क्या बोला, कुछ सेकंड के लिए खोलना हो तुरंत बंद कर देना। तीसरा बोला कि लंबी अवधि के लिए खोलना है, ओपन द वाल्व फॉर ए लॉन्गर पीरियड। चौथा क्या बोल रहा है, ओपन द वाल्व फॉर ए फ्यू मिनट, वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोलना है। कचरा साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। यदि हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो कचरा है हमारे रेगुलेटर में चला जाएगा, और रेगुलेटर में जाने के बाद क्या करेगा अपना वो, है ना, रेगुलेटर को ब्लॉक कर सकता है और गैस की सप्लाई को बाधित कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अपना थ्योरी का सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको पता है कि मैं वेल्डर थ्योरी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो थ्योरी के बारे में जो मुझे नॉलेज था मैंने मेरे हिसाब से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। पहला प्रश्न बोल रहा है व्हाट इज टर्म्ड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पढ़ लिया होगा इसको अपना। पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी घनत्व, मास द्रव्यमान और वॉल्यूम आयतन। तो उसका सही आंसर क्या आपका, मास द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक क्या होता है, 212 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, पानी कितने में उबलता है। तो उसका सही आंसर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी अपना क्या होता है, उबलता है। प्रश्न नंबर 3, विच इज द यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो सही आंसर क्या है अपना, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई अपना क्या है, एम्पियर है। बिल्कुल आप याद कर लो, यह प्रश्न बार बार आ रहे हैं, हो सकता है इस बार भी आ जाए। प्रश्न नंबर 4, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, वेट कहते हैं, मास कहते हैं या फिर डेंसिटी कहते हैं। तो है ना, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं डेंसिटी, क्या कहते हैं, घनत्व। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जूल, कैलोरी और सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो क्या आंसर है यहाँ पे इसका, जूल। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 2.54, 24.5, 25.4 और 2.45। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 25.4। अभी ड्राइंग का पहला प्रश्न क्या है ये, है ना, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष बेला की स्थिति सही है। यहाँ ब्लॉक दिया है तो कौन से ब्लॉक की स्थिति सही है, तो ब्लॉक आपको ड्राइंग के सामने पढ़ाए होंगे। देखो बी में ये ब्लॉक इस तरफ है, सी में इस तरफ है और डी में। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है ये, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है ना। तो ये भाले टाइप दिख रहा है, ये सही नहीं है। यदि आपने अभी तो ड्राइंग है ना, हमको हमारे सर ने पढ़ाए थे कि जो हमारा है ना ये जो एरो होता है इसका माप होता है, इसका माप कितना होता है, 1:3। मतलब यहाँ पर क्या कि जो इसकी ये हाइट दिख रही है ये 1 से 1.5 mm की होगी अपना, है ना, और इसकी लेंथ होगी 3 mm की। तो 1:3 हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका होता है ना, जब हम डायमेंशन लाइन बनाते हैं तो वहां पे हमको एरो बनाना पड़ता है डायमेंशन लाइन में, आयाम रेखा, है ना। तो यहाँ पे इसने अपने को 4 तीर दिया है, तो आपको सही तीर या एरो को पहचानना है। तो पहला ये तो गलत हो गया, दूसरा ये तरीके भी गलत है, हमको ऐसे भी एरो नहीं बनाना चाहिए, डायमेंशन लाइन में ऐसे भी एरो नहीं बनता। ठीक है, तो फिर नीचे दिया सी, ऐसे भी नहीं बनता। ऑप्शन डी में दिया सही, है ना, 1:3 इस टाइप के एरो बनते हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान से देख लो, ये भी आपको आ सकता है। इसलिए आंसर क्या है इसका, डी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है पहले। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, है ना, बहुत ही सरल आए हैं हमारे, तो आपने पढ़ा हुआ शुरू में, और कौन सा है ये ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर, दूसरा है क्रॉस पेन हैमर और तीसरा है स्लैश हैमर और चौथा है बॉल पेन हैमर। तो ये कौन सा अपना, ये है बॉल पेन हैमर। प्रश्न नंबर 4, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, अब ये टूल का नाम पहचानिए, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं डी स्पानर, डबल एंडेड स्पानर बोलते हैं, ओपन स्पानर भी बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, ओपन स्पानर, डी स्पानर। ठीक है,
तो इसके ऑप्शन अपन देखते हैं क्या है, कॉम्बिनेशन स्पॉनर, एडजस्टेबल स्पॉनर, रिंग स्पॉनर, और चौथा क्या है, ओपन एंड स्पॉनर, है ना। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चित्र बना है, तो मानक है जो आपको ड्राइंग में सर में आपको पढ़ाया होगा, सिखाया होगा, उसके हिसाब से कौन सा सही ढंग से चिन्हित है। ए नहीं है अपना इसका आंसर, बी, ये भी नहीं है, ठीक है, सी, डी, ये इसका सही आंसर। अभी चलेंगे अपन आइडेंटिफाई द लाइन बी। देखो यहाँ पे एक ड्राइंग दी है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायमेंशन लाइन के बारे में बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि आइडेंटिफाई द लाइन बी, जो आपकी डी है, जैसे यहाँ पे देखो डी दे रहा है, क्या दे रहा है, डी। डी क्या बता रहा है, कौन सी लाइन है ये, है ना, ये डी है। देखो यहाँ पे एरो दिया है, तो यहाँ पे जो एक लाइन दी है इसके ऊपर क्या है, डायमेंशन। तो डायमेंशन हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ये जो लाइन है नीचे वाली दिख रही है, ये एरो बने हैं, ये लाइन बनी है ना। तो क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये अपनी डायमेंशन लाइन या आयाम रेखा है, क्या है ना। तो अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहला है आयाम रेखा की समाप्ति, डायमेंशन लाइन हुई, आयाम रेखा, लीडर लाइन या एक्सटेंशन लाइन। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, डायमेंशन लाइन, है ना, ये आयाम रेखा। अभी हमारा यहाँ पे सेक्शन चालू होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप थ्योरी में पास हो जाओ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पिछड़ा जाओ। तो इनके पेपर को भी आप ध्यान से देखो, बार बार देखो, हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको फंस जाए। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। पहला है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी तक पहुंच। दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग और बिजनेस, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तीसरा इंस्टेंट कम्युनिकेशन, तुरंत बातचीत। और चौथा है मेक एडिक्टिव, लत, बुरी आदत होना। तो जैसे नहीं अपन सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखते हैं, तो बिल्कुल लत नहीं होना चाहिए कि हम रात दिन उसी को देख रहे हैं, है ना। कभी कभार देख लिए ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप ज्यादा देखोगे तो क्या है, बुरी आदत है। लत लगना क्या है, बुरी आदत है। कहीं आंसर क्या है इसका अपना, है ना, मेक एडिक्टिव, है ना, आदि बन जाना उसका। ये बिल्कुल हर समय अपन बिल्कुल सोशल मीडिया ही देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी का विस्तार खालिस्तान है। तो पहला दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा दिया है जॉइंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा दिया है ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट, चौथा दिया है गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका अपना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, फैंसी और कलरफुल, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, लंबी और विस्तृत जानकारी देना। और तीसरा बोल रहा है हैविंग, है ना, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन, समरूप और संक्षिप्त नाम होना। और चौथा दिया है शॉर्ट एंड प्रेसाइज। तो सही आंसर क्या इसका अपना, छोटा और सटीक, शॉर्ट एंड प्रेसाइज, ठीक है। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए आपका, छोटा और सटीक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। वन शुड लेटर वंस वर्क प्लेस, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, है ना, ऑफिस का शिष्टाचार बोल रहा है ये। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, उसको वो है ना एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। सही आंसर क्या है अपना, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 5, इन पीडीसीए साइकिल, पी स्टैंड फॉर, पीडीसी चक्र में पी का अर्थ क्या है। तो पहला है प्रोसीजर, दूसरा है प्रॉब्लम, तीसरा है प्लान और चौथा है प्रोसेस। तो पीडीसीए में पी का मतलब क्या है, प्लान, सही आंसर। प्रश्न नंबर 6 है ना, खालिस्तान इज ए टूल यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट हैज 4 स्टेज। समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ठीक है। प्लान डिजाइन चेक एक्ट, प्लान डिफाइन चेक एक्ट, प्लान डायरेक्ट चेक एक्ट,
और प्लान डू चेक एक्ट। तो सही आंसर क्या है इसका? प्लान डू चेक एक्ट। प्रश्न नंबर 7, विच वन इज नॉट ए वोवेल? कौन सा स्वर नहीं है? ए, ई, एफ, आई, है ना। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर होते हैं, तो इसमें क्या है, ये एफ शब्द नहीं आता है। तो कौन सा स्वर नहीं इसके अंदर? अपना एफ जो है अपना स्वर नहीं है। ठीक। प्रश्न नंबर 8, माल के उत्पादन में लगे उद्योगों के नाम से जाना जाता है। सेवा उद्यम, स्थूल उद्यम, विनिर्माण उद्यम और अति लघु उद्योग, है ना। तो क्या बोल रहा है ये? उत्पादन में लगे उद्योग। तो क्या आ गया यहाँ पे अपना? विनिर्माण उद्यम। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, विच वन इज कार्डिकल नंबर? कार्डिकल नंबर कौन सा है? 10, XI, VII, V। तो कार्डिकल नंबर कौन सा है? ये 10। ठीक है, इसका सही आंसर है कार्डिकल नंबर। प्रश्न नंबर 10, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट? आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 10 दिन। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे अपना? 21 दिन। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक चिकित्सा का ABC। ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर एयरवे, ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रेथिंग एंड कंपोजिशन, एयरवे, ब्लीडिंग एंड क्या लिखा है? कंप्रेशन। सही आंसर क्या आएगा अपना? एयरवे, ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन। प्रश्न नंबर 12, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ठीक है, डेवलप्स बॉर्डम, बोरियत पैदा करता है। और दूसरा है डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तीसरा है बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करता है। चौथा है डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित करता है। सही आंसर क्या गया हमें अपना? बोरियत पैदा करता है, डेवलप बॉर्डम। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, दी वर्ड द एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग कार्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या लिखा? पंक्चुएशन, विराम चिन्ह, ठीक है, इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक, कंजक्शन, संयोजन के रूप, और क्या लिखा? एपोस्ट्रोफे, है ना। सही आंसर क्या है यहाँ पे इसका अपना? विस्मय बोधक, इंटरजेक्शन, है ना। प्रश्न नंबर 14, क्या लिखा? गैस्चर, बिटिंग नेल्स सोस, नाखून काटने वाला हावभाव खालिस्तान दर्शाता है। बोर्डम, इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस और डिफेंसिवनेस। सही आंसर क्या है? इनसिक्योरिटी। यदि कोई बैठे बैठे अपना उंगली के नाखून काट रहा है तो समझ जाओ कि वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरह। विच वन इज यूज्ड to measure the economic performance of a or country of region? पूरा देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, कि हमारा देश ने कैसा आर्थिक प्रदर्शन किया है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ATM का, KYC का, GDP का, TFD का। ठीक है, सही आंसर क्या इसका? GDP से हम आकलन करते हैं कि आपका देश कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक। प्रश्न नंबर 16, to safeguard the workforce, many labor and industrial laws have been established by। कार्यबल की सुरक्षा के लिए खालिस्तान द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कार्यबल की सुरक्षा के लिए पहला एम्प्लॉइज, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा कस्टमर और चौथा एम्प्लॉयर। सही आंसर क्या है? तो गवर्नमेंट। जो कार्यबल है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, उनकी पेमेंट वगैरह कौन देगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो कौन करेगा? सरकार करेगी। प्रश्न नंबर 17, द वर्ड वैन डिनोट्स, शब्द वैन जब खालिस्तान को दर्शाता है, टाइम, प्लेस, थिंग, पर्सन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना? टाइम, समय। प्रश्न नंबर 18, एक्सपेंशन ऑफ SMS का विस्तार है। सिंपल मेमो सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस। तो सही आंसर क्या अपना? शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरियाज कार्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। पहला लैन,
वैन, मैन, कैन। तो सही आंसर क्या है इसका? वैन। प्रश्न नंबर 20, व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है? पहला एक्शन, दूसरा अचीवेबल, तीसरा है अवेयरनेस और चौथा है एम्बिशियस। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? अचीवेबल। प्रश्न नंबर 21, A worker helps bring the most output by using the available resources. Such a worker is called। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पाद लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को खालिस्तान कहा जाता है। पहला उत्तर इनफेक्टिव कहा जाता है, सेल्फिश कहा जाता है, बैड कहा जाता है या प्रोडक्टिव कहा जाता है। सही आंसर क्या है उसका? प्रोडक्टिव, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। What does M stand for in स्मार्ट गोल? स्मार्ट लक्ष्य में M का क्या अर्थ है? मैनेजेबल, मेजरेबल, मेमोरेबल और मीनिंगफुल। सही आंसर क्या है? मेजरेबल। प्रश्न नंबर 23, विच वन इज डोज इन इंटरव्यू एटिक्यूट? इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है? ड्रेस टू कैजुअली, ज्यादा कैजुअल कपड़ा पहनना, लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट जॉब, नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, और तीसरा है बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना, और चौथा है टू एक्सेसिव इन गेस्चर, बहुत ज्यादा इशारे करना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है अपना? बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3 P का तत्व नहीं है? पहला है प्रैक्टिस, दूसरा परफॉर्म, तीसरा प्रिपेयर, चौथा प्रोसेस। तो यहाँ पर जो प्रोसेस शब्द है 3 P का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 25, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस खालिस्तान इन द रिज्यूम। जन्म तिथि, स्थल पता जैसे जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा अचीवमेंट्स, तीसरा कैरियर ऑब्जेक्टिव और चौथा अपना पर्सनल डिटेल। तो इसका सही आंसर क्या है? पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट अपना ये पेपर यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। तो यह पेपर थोड़ा मैंने जल्दी में बनाया है क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और समय मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, बहुत बिजी टाइम चल रहा है ना। अभी हमारे एडमिशन भी चल रहे हैं अभी स्टूडेंट्स के, और साथ में एग्जाम भी चल रहे हैं, और साथ में और भी बहुत सारे सरकारी काम है वो भी चल रहे हैं। तो वो समय थोड़ा कम मिल पा रहा है, इसीलिए मैं आपके ज़्यादा पेपर नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, वो तो अभी छुट्टी है तो मैंने पेपर कल डाल दिया है, एक अभी डाल रहा हूँ, और कोशिश करूँगा मुझे जितने भी समय मिले मैं फटाफट पेपर डाल दूँगा। ठीक है, तो अभी आज का ये हमारा क्या 12वां पेपर है। यदि मुझे और पेपर मिल गया तो वहाँ भी मैं अपलोड कर दूँगा, और नहीं तो अपना क्या बोलते सुपर 30 के जो अपने पेपर चल रहे हैं जो भारत स्किल वाले, वो अपने डालते रहेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास हों। ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, बस इतना ही कहूँगा कि यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सलाह दें कि और कैसे अपन अपने इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका मेरा सभी का चैनल है, और ये वेल्डर ITI के जो वेल्डर के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये चैनल बनाया है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।